नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। अर्थात आज के इस चैप्टर में हम पृथ्वी की गतियों को समझेंगे और पृथ्वी की गतियों से होने वाले प्रभावों को समझेंगे। चैप्टर तो छोटा है, लेकिन कहते ना कि देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, कांटे होते हैं ना, उसी प्रकार से ये चैप्टर भी देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उतना ही ज्यादा कठिन भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए कॉपी और पेन लेकर के एकांत में बैठ जाइएगा और एक एक पॉइंट जो मैं समझाता चल रहा हूं कॉपी और पेन में नोट करते चलना और समझते हुए चलना। ठीक है, इससे पहले अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है, जाकर के आप देख सकते हैं। क्यों क्यों देख सकते हैं और आपको क्यों देखना चाहिए, इस चीज को भी समझो। देखो, एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एक बेसिक सा रूल है। अगर आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से 12 तक कंप्लीट समझनी है तो आपको एक भी चैप्टर मिस नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी ज्योग्राफी में जो आप क्लास 6 में पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा अपडेट वर्जन क्लास 7 में मिलेगा, क्लास 7 का थोड़ा सा अपडेट वर्जन क्लास 8 में मिलेगा, क्लास 8 का थोड़ा सा अपडेट वर्जन क्लास 9 में मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, जो आप क्लास 6 के चैप्टर 1 में पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा अपडेट वर्जन मिलेगा 2 में, और 2 का मिलेगा 3 में, और 1 2 3 तीनों का मिलेगा 4 में, 1 2 3 चारों का मिलेगा 5 में। यानी सभी चैप्टर और सभी क्लासेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, तो अगर आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी समझनी है तो स्टार्टिंग से पढ़ना होगा, हर एक चैप्टर को डीपली समझना होगा। ठीक है, अब जिन लोगों को इसके नोट चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पीडीएफ की लिंक दे दी है, जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर पीडीएफ की लिंक मिलेगी, चैप्टर 2 एंड 3 दोनों के एक साथ नोट्स दिए गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का स्पेशल कोर्स लाया गया, जिसमें हम कंप्लीट ज्योग्राफी को बड़ा ही बेसिक ढंग से, अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है पृथ्वी की गतियां। तो पहले यही देख लेते हैं कि पृथ्वी पर कितने प्रकार की गतियां होती हैं। तो पृथ्वी की गति को दो प्रकार की, जो पृथ्वी की गति है वो दो प्रकार की होती है, एक है घूर्णन, एक है परिक्रमण। कितनी है? एक है हो गई घूर्णन और दूसरी हो गई परिक्रमण। ठीक है, अब घूर्णन किसे कहते हैं? आप देखते हो लट्टू जो होता है एक ही स्थान पर अपनी जगह पर नचा करता है। ठीक है, तो लट्टू का घूमना हो गया घूर्णन। ठीक है, और आप जब किसी मंदिर में जाते होगे तो आप देखते होगे उस मंदिर की कई सारे लोग परिक्रमा करते हैं, या आपने किसी मतलब गोवर्धन पर्वत को देखा होगा। ठीक है, कोई ऐसा विशेष पर्वत जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा का अर्थ हो गया किसी चीज का चक्कर लगाना। ठीक है, और घूर्णन का अर्थ हो गया कि अपने ही अक्ष पर, अपनी ही जगह पर पूरा घूम जाना। तो घूर्णन का अर्थ क्या हुआ? यहां पर पृथ्वी के सामने पृथ्वी की जो गति है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब अक्ष किसे कहते हैं? तो ये हमने चैप्टर नंबर 2 में समझा था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार हम यहां पर भी एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो, हमारी पृथ्वी जो है लगातार घूमती है। ठीक है, हमारी सपोज दैट कि ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। अब जो हमारी पृथ्वी है ये थोड़ी सी झुकी हुई है, तो झुकी होने की वजह से ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो संदर्भ रेखा है, इस ये काल्पनिक रेखा है, इसे हमने इमेजिनरी लाइन बनाई है ताकि हम इसका अध्ययन कर सकें। इस रेखा को कहा जाता है अक्ष। क्या कहा जाता है? इस रेखा को अक्ष कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। कहा जा रहा है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी कि जो ये अक्ष है, ठीक है, इसी पर पृथ्वी घूमती है। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे पृथ्वी इसी पर घुमा करती, ऐसे। ठीक है, ऐसे पृथ्वी इसी अक्ष पर घुमा करती है। ठीक है, लेकिन होना कैसा चाहिए था? ये अक्ष, अगर पृथ्वी हमारी झुकी हुई ना होती थोड़ी सी, तो ये जो अक्ष है कैसा होता? बिल्कुल ऐसा होता। ये अक्ष वाली लाइन बिल्कुल सीधी होती और पृथ्वी इस लाइन पर ऐसे घूमती। लेकिन है कैसा? हमारी पृथ्वी चूंकि थोड़ी सी झुकी हुई है, इसलिए ये अक्ष वाली लाइन भी थोड़ी सी टेढ़ी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते का क्या कहा जा रहा है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है, यानी अपनी ही जगह पर लट्टू की तरह नचना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट मिलता है परिक्रमण किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, हम सूर्य की जगह रख लेते एक चेयर को। ठीक है, और चेयर के आसपास हमने क्या किया? एक गोला खींच दिया। ये गोला हो गया। ठीक है, ये गोला हो गया, सूर्य के चारों ओर एक गोला खींच दिया गया। अब इस गोले पर, ठीक, क्या कहा जा रहा है? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में, ये इसे एक लाइन कह दिया कि इसी लाइन पर चलना। ठीक है, इस लाइन के चारों ओर आपका चलना, या फिर इस लाइन के चारों ओर चलना और इस चेयर के चक्कर लगाना, इसे क्या कहा जाएगा? परिक्रमण कहा जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इसे आप सूर्य समझ लीजिएगा, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा है। इस कक्षा में
पृथ्वी का चलना, इसका गति करना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है, सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है, तो परिक्रमण और घूर्णन, इन दोनों को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट मिलता है कक्षीय समतल। देखो कक्षीय समतल एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी खीड़ है ये। ठीक है, इसको आप अगर ट्रिक से समझोगे तो समझ जाओगे। अभी क्या है, हमने आपको बताया था हमारी पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। कैसे, इसको समझो। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा है, हमने अभी देखा, और इसी अक्ष पर पृथ्वी घूमती है। ठीक है, हम जो पृथ्वी का अक्ष है ये काल्पनिक रेखा है और इसी अक्ष पर पृथ्वी घूमती है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। दो शब्द हैं यहां पर, एक अक्ष और एक कक्ष। कहा जा रहा है पृथ्वी का जो अक्ष है ये क्या है? ये काल्पनिक रेखा है, और ये पृथ्वी का जो अक्ष है ये कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। अब आ जाइए चित्र में। जो हमारी पृथ्वी का अक्ष है वो क्या है? ये है, जो कि टेढ़ी लाइन है। ठीक है, टेढ़ी लाइन है, ये काल्पनिक लाइन है, ये ऐसी पृथ्वी पर कोई लाइन मौजूद नहीं है। पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए इसको बनाया गया है, काल्पनिक लाइन है। ठीक है, तो पृथ्वी का अक्ष ये हो गया। होना क्या चाहिए था? होनी चाहिए थी ये लाइन बिल्कुल सीधी सीधी। ठीक है, इस जो सीधी लाइन है ये हम मान लेते कि एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन को नाम दिया गया कक्ष। क्या नाम दिया गया? इसको हमने नाम दे दिया कक्ष। ठीक है, ये कक्ष लाइन है, कक्षी लाइन है। अगर ये कक्ष होगा, ठीक है, तो कक्ष का समतल क्या होगा? मतलब कक्षीय समतल कहां पर होगा? जाकर के ये हो गया। ठीक है, मतलब फ्लैट सरफेस जब आप देखोगे कि पृथ्वी के मध्य में, तो यहां पर आपको फ्लैट सरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फ्लैट सरफेस से जो पृथ्वी का अक्ष है, पृथ्वी का जो अक्ष है यानी कि जो टेढ़ी लाइन है, जो झुकी हुई लाइन है, ये कक्षीय समतल से, यानी कि जो कक्ष की लाइन है इसके समतल से कितने? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यानी जो हमारी पृथ्वी है ये कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? कक्ष के द्वारा जो बनाया जाता है। कक्ष कौन सा है? ये वाला। ठीक है, कक्ष के द्वारा जो समतल बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कक्षीय समतल कहा जाता है। अब यहां पर दो प्रकार से प्रश्न बनेगा, दो प्रकार से प्रश्न बनेगा, समझो कैसे। पृथ्वी का अक्ष, ठीक है, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है, या पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां पर आएगा पृथ्वी का अक्ष ये हो गया, कक्ष ये हो गया, सॉरी, पृथ्वी का अक्ष है ये और कक्षीय सतह है ये, तो इससे 66.5 डिग्री का कोण ये बनाती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर ये आएगा कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल से, ये वाला लंब, ठीक है, कक्षीय समतल पर जो लंब है, ठीक है, इस कक्षीय पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है। ठीक है, कितना झुकी, कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, यहां पर दो चीजें आपको समझना होगी, थोड़ी सी कठिन है मैं मानता हूं, लेकिन आपको यहां पर समझना होगा। ठीक है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, और अपने कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का। अगर ये झुकी हुई ना होती तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती। कितने? 90 डिग्री का कोण बनाती, लेकिन चूंकि ये झुकी हुई है इसलिए 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितना झुकी है? तो 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है अपने अक्ष पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, अगर ये आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, जब इसका समरी वाला वीडियो, क्वेश्चंस वाला वीडियो लाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। अब क्वेश्चंस वाला वीडियो कब आएगा ये आपके मन में प्रश्न होगा। तो देखो, जैसे 4 चैप्टर कंप्लीट होंगे, जी हाँ, कल इसका शाम को लाइव टेस्ट होगा जिसमें हम चैप्टर 1 to 4 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाएंगे, इसी चैनल पर लाइव होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग आ जाना। समझिएगा प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, प्रदीप्त वृत्त। देखो, पृथ्वी जो है हमारी, ये सूर्य से समस्त ऊर्जा प्राप्त करती है, प्रकाश भी प्राप्त करती है। ठीक है, कहा जा रहा है पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी आकार में गोले के समान है। ठीक है, कैसी? आकार में गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी पड़ती है। इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हो? चलो एक काम करो, आप अपने हाथ में एक बॉल लो, गेंद लो, मैच तो खेलते ही होगे ना, एक गेंद लेना और एक तरफ टॉर्च लेना। ठीक है, और अंधेरे कमरे में चले जाना। अंधेरे कमरे में जाने के बाद में उस बॉल पर एक तरफ से टार्च लगाना। जब आप टार्च जलाएंगे उस बॉल पर तो आप देखेंगे कि बॉल के आधे भाग में रोशनी रहेगी और आधे भाग में अंधेरा रहेगा। ठीक है, वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, पृथ्वी कैसी? गोल है, और अपनी जो ऊर्जा और प्रकाश है, समस्त ऊर्जा और प्रकाश किससे प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। अब चूंकि पृथ्वी गोल है, इस वजह से इसके एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। देखो, ये जो रोशनी है सूर्य की, देखो आएगी तो आधे भाग पर ही पड़ेगी। ठीक है,
आधे भाग पर ही पड़ेगी। अब वो लाइन या फिर वो वृत्त जो पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक है, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ये प्रदीप्त वृत्त लगातार बदलता भी रहता है क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है तो ये बदलता भी रहता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, ये जो वृत्त है अक्ष के साथ, ये वाला अक्ष के साथ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, अगर झुकी ना होती तो ये अक्ष के साथ में जरूर मिलता, ठीक है। अगला पॉइंट, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती। किसने बताया था? प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री हैं एक, जिनका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने कहा था हमारी पृथ्वी गोल है। आज से कई वर्ष पहले, ठीक है, कई मतलब हजारों वर्ष पहले हमारे यहाँ पर वो खगोल शास्त्री बता गए थे। आज के वैज्ञानिक लोग इसका अध्ययन करते और पता लगाते, फिर कहते देखो हमने एक नई चीज खोज ली। तुमने नया क्या खोजा? हमारे यहाँ के जो खगोल शास्त्री थे वो इस बात को पहले ही बता गए थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या देखा? यहां पर आपने ये देखा वह वृत्त जो पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक है। और हमारे जो प्राचीन खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है, इन्होंने आज से कई हजार वर्ष पूर्व यह सिद्ध करके बता दिया था कि जो पृथ्वी है ये गोले के समान है, यानी पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है यानी कि घूमती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला पॉइंट मिलता है पृथ्वी। अब हमें पृथ्वी को समझना है, पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दी गई है कि पृथ्वी कब कैसे कितना घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगाती है। कितना? 24 घंटे लेती है। और यह पृथ्वी की दैनिक गति। यहां पर प्रश्न आ जाएगा कि पृथ्वी की दैनिक गति क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी की दैनिक गति होती है 24 घंटा, ठीक है। दैनिक गति यानी कि एक दिन की गति, एक दिन की गति को दैनिक गति कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि यहां से स्टार्ट हुई, ठीक है, पृथ्वी का जैसे कि 1 मिनट, ये देखो ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है। पृथ्वी का ये स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि एक ही हम पॉइंट ले ले तो ये पूरा घूम कर 1 मिनट, ये पॉइंट यहां से जाकर घूम कर जाकर के, और जब यहीं पर आ जाएगा तो इसे एक पूरी दैनिक गति कहा जाएगा। और इतने में पूरा 24 घंटे का टाइम लग जाता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट 24 घंटा नहीं होता, 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड होता है, ठीक है। फिलहाल अभी हमें मतलब पूरा वो इतना अधिक ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, जितना चैप्टर में कहा जा रहा है उतना पढ़ेंगे। जब हम क्लास 12th और 11th की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट बताया जाएगा, ठीक है। अभी हमें केवल इतना ही पढ़ना है। जो शिक्षक भर्ती वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये मतलब याद रखना आवश्यक है कि केवल 24 घंटा नहीं है, 24 घंटे में भी कुछ कम टाइम लगता है पृथ्वी को एक चक्कर मतलब अपनी जगह पर पूरा घूर्णन करने में, ठीक है। इसे पृथ्वी की दैनिक गति यानी कि एक दिन की गति कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। कितना? 365 दिन और 6 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, केवल 365 दिन गिनते हैं। अब भाई मतलब आपके यहाँ कैलेंडर आए और आप वहां पर देखेंगे 365 दिन और 6 घंटे का टाइम है। अच्छा लगता है क्या? अच्छा तो नहीं लगता ना। अभी देखिए आप अपनी अगर कहीं पर एज बताते हैं तो अगर आप मतलब सपोज दैट कि आप 20 साल 5 महीना 4 दिन और 4 दिन इसके बाद में 13 घंटा, ठीक है, और 2 सेकेंड के हैं, तो क्या आप भी पूरा बताते? आप तो ये बताओगे ना कि आप 20 साल के हो, यही तो बताओगे ना। इसी प्रकार से पृथ्वी की जो हमारी ये मतलब वर्ष है, ठीक है, ये हम केवल एक वर्ष को 365 दिन में ही गिनते हैं, ठीक है। और लगातार जब आप देखो जो 6 महीना है ये 4 साल तक छोड़ दिया जाता है। जो 6 महीना है इसको हम मतलब क्या करते हैं, इस 6 घंटे को समय को छोड़ देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में समय तो लेती है 365 दिन और 6 घंटा, लेकिन अपने सुविधा के लिए केवल 365 दिन ही गिनते हैं। जो 6 घंटे का टाइम इसको हम छोड़ देते हैं और लगातार 4 वर्षों तक, ठीक है, लगातार 4 वर्षों तक जब इस 6 घंटे को छोड़ दिया जाता है तो 6 × 4 कितना हो गया? 24 हावर, यानी कि 24 घंटा अर्थात एक दिन, ठीक है। तो एक दिन बढ़ जाता है, तो एक दिन को हम लीप वर्ष में जोड़ते हैं। आप देखते हैं कि फरवरी का महीना हर चौथे साल, ठीक है, 28 की जगह 29 दिन का होता है। वही यहां पर कहा जा रहा है कि इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है, ठीक है। इस प्रकार हर चौथा वर्ष 366 दिन का होता है और इसे लीप वर्ष कहा जाता है।
क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष पर प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक है। जो आपका रीजनिंग वाला पोर्शन होता है, रीजनिंग में लीप वर्ष पर बहुत प्रश्न आते हैं। तो ये आपको विशेष तौर से जब भी आप रीजनिंग सॉल्व किया करो तो वहाँ पर लीप वर्ष बहुत विशेष रूप से याद रखा करो, ठीक है। आगे बढ़ते, अगला पॉइंट आपको मिलता है पृथ्वी की दैनिक गतियों का प्रभाव। देखिए पृथ्वी की जो दैनिक गति है हमने आपको बता दी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। अब इन दैनिक गतियों का हमारी पृथ्वी पर प्रभाव क्या पड़ता है, इस चीज को भी समझिएगा। सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद, ये 4 ऋतुएं होती हैं, ठीक है। ये 4 ऋतुओं के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो क्लास 9th में आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर जितना दिया गया उतना भी हम समझेंगे। कहा जा रहा है कि हमारे यहां पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी में सामान्यतः एक वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अर्थात अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर ना लगाए, किसी एक स्थान पर स्थित रहे, तो ऋतु में परिवर्तन होगा ही नहीं, न दिन होगी न रात होगा। अगर पृथ्वी एक ही स्थान पर रुक जाए, न घूर्णन करे न परिक्रमण करे, तो न हमारे यहाँ रात होगा, जैसा समय होगा वैसा ही बना रहेगा। जो हमारे यहाँ पर प्रकाश पड़ रहा था वही प्रकाश पड़ेगा। धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोई एक स्थान ऐसा होगा जहां पर सूर्य का प्रकाश लगातार पड़ रहा होगा, वहां लगातार गर्मी होगी, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा, जिस एरिया में रात होगी, वहां पर लगातार ठंड का मौसम बनने लगेगा। तो इससे क्या होगा, हमारी पृथ्वी पर धीरे धीरे प्रलय आ जाएगा। अब चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इस वजह से हमारे यहाँ पर ऋतु में परिवर्तन होता है, ठीक है। जिससे हमारी जो पृथ्वी है, इसकी जलवायु में चेंजमेंट होता रहता है, जलवायु इसकी बदलती रहती है और पृथ्वी की इससे लाइफ बढ़ती रहती है। अगला पॉइंट, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब जो मतलब यहाँ पर दिन और रात होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, एक बार इसको हम यहाँ पर इस पैराग्राफ के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहां पर आपको 2 स्थितियां समझनी है, एक उत्तर आयनांत, एक आपको समझना है दक्षिण आयनांत। क्या, एक उत्तर आयनांत और एक दक्षिण आयनांत को समझना है। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो आपका ये विषुव मिलता है, ये और यही दोनों स्थितियां एक ही हैं, इनको आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यहां पर देखो, इनको इससे मतलब समझते हैं और आगे बढ़ते, इसके बारे में डिटेल में आगे लिखा भी है, लेकिन जो यहां पर दिया जा रहा है इस मैप के माध्यम से, जो ये चित्र दिया गया, अगर इसके माध्यम से आपको समझ में आता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कहा जा रहा है जो आपका ये सूर्य है, ये तो मध्य में रहता है, सूर्य कोई किसी प्रकार की कोई भी गति करता नहीं है, लेकिन हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, ठीक है। और साथ ही साथ अपनी जगह पर घूमती भी है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी घूमती रहती, घूर्णन करती है। आप यहाँ पर एक चीज देखोगे कि पृथ्वी की स्थिति जो यहाँ पर है, ठीक है, यानी पृथ्वी की स्थिति ऐसी है, वही यहाँ पर आपको मिलेगी, वही यहाँ पर मिलेगी, वही यहाँ पर मिलेगी। अर्थात पृथ्वी अपनी जगह पर तो घूमती है, लेकिन मतलब जो झुकी हुई है, झुकी अवस्था ऐसी ही रहती है, चाहे वो इधर हो, चाहे सूर्य के इधर हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, ठीक है। जो पृथ्वी की स्थिति है वो बिल्कुल एक ही समान रहती है। एक चीज आपने देख ली, दूसरी चीज नोटिस कीजिएगा, ये आपको मिलता है प्रदीप्त वृत्त। क्या है, प्रदीप्त वृत्त। जो आपको ये डार्क वाला एरिया है, ये प्रदीप्त वृत्त वाला है, यहाँ पर क्या है कि ये रात रहती है, ठीक है, ये वाला रात है और ये वाला दिन वाला एरिया है। सूर्य का प्रकाश इतने बीच में पड़ रहा है, ठीक है। आप समझिएगा, देखो ये वाला आपका उत्तरी ध्रुव है, ये वाला दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, ये वाला दक्षिण ध्रुव है। जब आप 21 जून को देखोगे, ठीक है, 21 जून का टाइम कहलाता है उत्तर आयनांत। उत्तर आयनांत क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें जो उत्तरी ध्रुव है ये सूर्य की ओर झुका हुआ दिखाई देता है। किधर तरफ, सूर्य की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब ये उत्तर आयनांत सूर्य की ओर झुका हुआ है, तो यहां पर आप बना लीजिएगा, ये होगी आपकी कौन सी विषुवत रेखा, ये होगी आपकी कर्क रेखा, ये होगी आपकी मकर रेखा, ठीक है। आप देखो सूर्य का प्रकाश सीधा किस पर पड़ रहा है, कर्क रेखा पर पड़ रहा है, ठीक है। कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी जा रही हैं, ठीक है। और जो अगर आप उत्तरी ध्रुव में देखोगे, ठीक है, ये वाला ध्रुव वाला पॉइंट है, तो यहां पर भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ठीक है। जबकि अगर आप दक्षिण ध्रुव में देखोगे तो यहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। अब जो सूर्य, जो हमारी पृथ्वी है, ये तो घूमती रहती है ऐसी, ये वाला हिस्सा इधर लेकर तो आ नहीं सकती, ठीक है, ये वाला हिस्सा इधर लेकर तो आ नहीं सकती, और पृथ्वी भाई ऐसी घूमती रहती है। ये यहां पर कितना भी घूम ले, ये सूर्य के सामने तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जब उत्तर आयनांत की स्थिति, यानी जब ऐसी स्थिति बनती है, तो जो आपका उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, यहां पर लगातार दिन रहता है 6 महीने तक। कितने, 6 महीने तक, ठीक है। जब तक ये यहां से घूमकर यहां तक नहीं पहुंच जाती, तब तक यहां पर लगातार दिन रहता है, ठीक है। और दूसरी स्थिति जो आपका नीचे वाला दक्षिण ध्रुव है, यहां पर लगातार 6 महीने तक क्या होती है, लगभग 6 महीने तक ही आप कह सकते हो रात रहती है, ठीक है।
और जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इस समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आती है। ठीक है, कर्क रेखा के आधा ऊपर वाला जो इलाका होता है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु आती है। उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं, इसका विभाजन कैसे किया गया, ये सब हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। हमने कहा ना अभी आपसे स्टार्टिंग में कि एनसीईआरटी एक दूसरे से कनेक्टेड है, चैप्टर वाइज चैप्टर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या दिखाया जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में लगातार क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, क्योंकि यहां पर सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक पड़ता है। और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध ये मिडिल लाइन है। ठीक है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। ठीक है, तो मकर रेखा पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और यहां पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंच पाता है, इसलिए यहां पर रहती है शीत ऋतु। और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं, इसलिए ये आपकी कौन सी है, यहां पर आती है ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मी का टाइम। ठीक है, आप समझ गए। अब इस स्थिति को उल्टा कर दो, यानी चलते हैं उत्तर अयनांत से दक्षिण अयनांत की ओर। दक्षिण अयनांत में क्या होता है, दक्षिण अयनांत टाइम है 22 दिसंबर का। ठीक है, और उत्तर अयनांत है 21 जून का। तो दक्षिण अयनांत में क्या होता है, अब जो आपका उत्तरी ध्रुव है ये वाला, पृथ्वी की स्थिति तो यही रहेगी, देखो यहाँ समान है। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव जो आपका है ये आ जाता है सूर्य की ओर। ठीक है, यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं। और जो आपका उत्तरी ध्रुव है ये आ जाता है बाहर की ओर, यानी कि यहां पर प्रदीप्त वृत्त वाला जो ये एरिया है, प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, तो इधर वाला एरिया जहां पर पहले प्रकाश पड़ रहा था वो वाला चला गया उधर तरफ। ठीक है, ये वाला इधर तरफ आ गया। तो क्या हुआ कि जो आपका उत्तरी ध्रुव वाला एरिया, यहां पर क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचने लगता। इस समय क्या होता है, एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। ये आपकी यहां पर क्या हो गई, विषुववृत्त हो गया, ये कर्क रेखा हो गई। ठीक है, और ये हो गई आपकी मकर रेखा। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ रही हैं, और जो कर्क रेखा है कर्क रेखा पर तिरछी पड़ेंगी, कर्क रेखा पर तिरछी पड़ेंगी। तो आप देखोगे कि जो आपका उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो ये चला जाएगा बाहर की साइड। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में इस समय आती है शीत ऋतु, यानी कि सर्दी का मौसम आ जाता है। ठीक है, सर्दी का मौसम, और यहां पर रात रहने लगती है 24 आवर तक। ठीक है, और जो आपका दक्षिण ध्रुव है यहां पर लगातार दिन रहने लगता है, और यहां पर तब आती है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, हम ध्रुवों की बात नहीं कर रहे, हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें, ध्रुवों की बात नहीं कर रहे, ध्रुवों की बात नहीं कर रहे। ठीक है, यहां पर भी ध्रुवों की बात नहीं की गई थी, ध्रुवों की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, ध्रुवों के बारे में हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि ध्रुवों तक सूर्य का प्रकाश कभी सीधा पहुंच ही नहीं पाता है। ध्रुवों तक सूर्य की जो किरणें हैं क्षितिज तक केवल जाती, जैसे आप देखते हो कि हमारे यहाँ पर जो 4-5 बजे के टाइम पर जितनी ऊंचे सूर्य होता है, इतनी ऊंचाई तक वहां पर दोपहर में सूर्य पहुंच पाता है। ठीक है, ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर क्या होता है, लगातार सर्दी का मौसम ही रहता है। बाकी जो उत्तरी गोलार्ध है, यहां पर जब आप दक्षिण अयनांत वाले समय में आओगे तो आपको मिलेगी ठंड, क्योंकि ये मतलब सूर्य से उधर तरफ चला जाता है, मतलब तब ये सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। और दक्षिणी गोलार्ध ये झुका होता है सूर्य की तरफ, तो यहां पर आती है गर्मी का मौसम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को हम एक बार समझते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से जो यहां पर दिया गया। सबसे पहले हम उत्तरी अयनांत को देखते हैं। देखो 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती। अभी मैंने आपको बताया, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, ध्रुवों की ओर, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। समझो, एक मिनट देखो, ऐसे ये हमारी पृथ्वी होगी। ठीक है, और ये हमारा हो गया सूर्य, या फिर एक मिनट ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये एक मिनट, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और ये हमारा सूर्य, सूर्य बड़ा है चूंकि। ठीक है, अब आप देखो ये हो गया आपका प्रदीप्त, एक मिनट, ये हो गया आपका प्रदीप्त वृत्त। ठीक है, आप देखोगे सूर्य का प्रकाश जो होगा ये पृथ्वी के आधे भाग में पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, अक्ष, ये अक्ष है। ठीक है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, और ये आपका दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, ये आपकी हो गई मिडिल लाइन, जिसको हम कहते हैं विषुववृत्त। ये हो गई आपकी कर्क रेखा, और ये हो गई आपकी मकर रेखा। ठीक है, अब आप देखो जो उत्तर अयनांत वाला भाग है, जब आप उत्तर अयनांत में देखोगे तो सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ेंगी। ठीक है, कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ेंगी।
कर्क रेखा पर। और मकर रेखा पर आप देखोगे कि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, क्योंकि ये कैसा है, उत्तर आयनांत वाला भाग है। उत्तर आयनांत में जो ये पृथ्वी होती, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी जो गोलार्ध है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, जो दक्षिणी गोलार्ध है ये सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है। तो इस समय क्या होगा, आप देख रहे हो सूर्य का प्रकाश चूंकि पृथ्वी के आधे भाग में पड़ता है, आप देख रहे हैं आधे भाग में ही पड़ रहा है, और पृथ्वी ऐसी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी इसी अवस्था में रहती है। तो आप देखोगे कि भाई यहां पर तो भाई लगातार रात ही रहे, क्योंकि यहां पर तो भाई सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा ही नहीं, ये वाला जो एरिया है, ठीक, इतने भाग में लगातार रात रहेगी, क्योंकि ये भाग क्या है कि सूर्य की तरफ पहुंचे, ये इतना रहेगा, ध्रुवों पर रहती रात, ठीक है, जो ध्रुव है ध्रुवों पर रात रहती कहा जा रहा है, ठीक है, ध्रुव जो होते हैं। अब आप एक चीज और यहां पर नोटिस करो, जो सूर्य का प्रकाश है वो कर्क रेखा पर सीधा पड़ रहा है, ठीक है, जो ध्रुव पहुंचते हैं ध्रुव, ठीक है, यहां पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट सीधा नहीं पड़ पाता। क्यों? क्योंकि जो ध्रुव होते हैं यहां पर सूर्य कभी भी क्षितिज से ऊपर पहुंच ही नहीं पाता। क्षितिज का अर्थ है, चलिए आप देखोगे 4 बजे, ठीक है, 4-5 बजे के टाइम पर जितना सूर्य का प्रकाश होता है इतना ही समझ लो, ठीक है, तो इतना ही प्रकाश यहां पर पहुंचता है, क्षितिज से ऊपर कभी भी नहीं पहुंच पाता। वही कहा जा रहा है ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें क्षितिज से ऊपर किरणें तिरछी पड़ती हैं, और उत्तर ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में जो उत्तरी ध्रुव रेखा है, एक मिनट, उत्तरी ध्रुव रेखा कौन सी है जानते हो? एक मिनट थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। हाँ, ये हो गई आपकी विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा हो गई, ठीक है, और ये हो गई आपकी मकर रेखा, ठीक है। इसके बाद में ये मिलती आपको एक उत्तरी ध्रुव रेखा, और ये मिलती है आपकी दक्षिण ध्रुव रेखा, ठीक है। कहा जा रहा है कि जो उत्तरी ध्रुव रेखा है ये वाली, ठीक है, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में, यानी इसके इधर तरफ 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे ये ऐसी पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, और ये भी ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा घूम रहा है यहां पर, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश तो यहां पर पहुंचेगा, लेकिन क्षितिज तक ही सूर्य रहेगा। क्या? यानी जो आप देखते हैं यहाँ पर 5-6 बजे के टाइम तक जितने ऊंचे सूर्य रहता है, इतनी ऊंचाई तक यहाँ पर लगातार 6 महीने तक सूर्य रहेगा, और यहाँ पर रात रहेगी, ठीक है। जो आपकी दक्षिण ध्रुव रेखा है, दक्षिण ध्रुव रेखा की तरफ लगातार 6 महीने तक रात का टाइम है। रात जैसा लगेगा, रात तो नहीं रहेगी पूरी, मतलब बिल्कुल अंधेरा तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको अंधेरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। वही कहा जा रहा है 21 जून को, अब एक बार फिर से समझ लो, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ठीक है, यानी यहाँ पर गर्मी होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम प्राप्त होती है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं वहां पर, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले जो एरिया होते हैं, उत्तरी ध्रुव रेखा कर्क रेखा के बाद में मिलती है, उसके बाद वाले भागों में लगातार 6 महीने तक दिन रहता है, ठीक है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। कौन सा? गर्मी का मौसम होता है, क्योंकि वहां पर सबसे तेज रोशनी प्राप्त होती है सूर्य की, ठीक है। 21 जून को इस क्षेत्र में, जो ये क्षेत्र होता है उत्तरी गोलार्ध वाला, कर्क रेखा वाला, यहां पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनांत कहते हैं, जब जो सूर्य है ये उत्तर की ओर, इसकी मतलब सबसे अधिक इस प्रकाश पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, तो इसे उत्तर आयनांत कहा जाता है 21 जून की इस अवस्था को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार दक्षिणी आयनांत की। देखो एक बार यहां पर भी समझ लेते हैं, ठीक है, हमने वैसे तो एक्सप्लेन कर दिया, यहां पर भी समझ लेते हैं। ये अवस्था है कौन सी? उत्तर आयनांत की। सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, तब क्या होता है, कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, और आप देखो जो आपका ये ध्रुव वाला एरिया है जी, ये वाली लाइन होगी आपकी कौन सी? उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर ये जब चक्कर लगाएगा ऐसा, ठीक है, ये जब ऐसा चक्कर लगाएगी पृथ्वी, ऐसे घूमेगी, तो आप देखोगे कि सूर्य की किरणें यहाँ पर लगातार पड़ती रहेंगी, बहुत ही कम पड़ेंगी, ठीक है, तिरछी पड़ेंगी लेकिन पड़ती रहेंगी। तो यहाँ पर लगातार 6 महीने तक दिन रहता है, और यहाँ पर नहीं पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर रात रहता है, ठीक है। और चूंकि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि ये वाला मिडिल लाइन है, ठीक है, और मिडिल लाइन के इधर तरफ सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, और यहाँ पर गर्मी का टाइम रहता है, ठीक है। अब हम आते हैं दक्षिण आयनांत की ओर। तो 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है,
कब? 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल डायरेक्ट सीधी पड़ती हैं। ठीक, किस पर? मकर रेखा पर। अभी एक्सप्लेन भी करेंगे। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं। ठीक है, छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। अब इसको भी जैसे हमने वहां पर अभी बनाया था सूर्य पृथ्वी, ऐसे बनाते हैं। ये हो गई आपकी पृथ्वी, ठीक है, और ये हो गया आपका सूर्य, ये हो गया आपका सूर्य। ठीक है, सूर्य को हम जानबूझकर थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। इसके बाद में ये हो गई आपकी कौन सी? पृथ्वी का प्रदीप्त वृत्त, ठीक है, जो कि पृथ्वी पर दिन और रात को विभाजित करता है। ये हो गया। अब देखो यहां पर समझना, यहां पर क्या है, 1 मिनट पहले हम यहां पर देख लेते हैं, यहां पर आपको दिखा देते हैं। देखो जो पृथ्वी की अवस्था यहां पर मिलेगी, पृथ्वी जितनी इधर झुकी हुई है, झुकी ऐसी ही रहेगी। ठीक है, ऐसी झुकी झुकी यहां पर आएगी, ऐसी झुकी झुकी आकर के इधर चली आएगी। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो लाइन है बिल्कुल ऐसी ही रहेगी, अक्ष ऐसा ही रहेगा, इतना ही झुका रहेगा। ठीक है, अब दोबारा से हम बना लेते हैं एक बार दक्षिणायनांत वाला है उसको, ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर सके। ये होगी आपकी पृथ्वी, ठीक है, ये होगी आपका सूर्य, ये सूर्य हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये होगी आपका प्रदीप्त वृत्त, और ये हो गया आपका क्या? 1 मिनट, गलत बन गया, गलत बन गया, गलत बन गया, ऐसे समझो। ये आपका सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी, क्योंकि दक्षिणायनांत में जो पृथ्वी है वो घूमकर इधर आ जाती है। ठीक है, ये होगी आपकी पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी में आपको ये मिलता है प्रदीप्त वृत्त, ठीक है, और ये मिल रहा है आपका कौन सा? ये है आपका अक्ष। ठीक है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। अब आप क्या देख रहे हो दक्षिणायनांत में? अरे यार चला गया, चलो ऊपर समझ लेते हैं। ठीक है, बार बार बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाएगा, आप यहाँ पर समझो। ठीक है, यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये सूर्य, सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है ये वाला, और ये उत्तरी गोलार्ध है। ये आपको मिलता है दक्षिणी ध्रुव, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो आप देखोगे सूर्य की जो किरणें हैं, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर हो गई कौन सी? विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, और ये होगी आपकी मकर रेखा। तो अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो दक्षिणायनांत में 22 दिसंबर को कि सूर्य की किरणें अब मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ रही हैं। ठीक है, और कर्क रेखा पर ये सूर्य की किरणें तिरछी जा रही हैं। ठीक है, और इसी प्रकार जो आपका ये दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर क्या है कि तिरछी किरणें आ रही हैं। तो दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ से 6 महीने तक लगातार क्या रहता है? जो सूर्य है वो क्षितिज तक जाता है। ठीक है, क्षितिज तक जाता है, यहाँ पर दिन रहता है। ठीक है, और इस इलाके में 6 महीने तक लगातार आप क्या रहेगी? रात रहेगी। ठीक है, 6 महीने तक लगातार तो नहीं रहती, बट हाँ काफी टाइम तक यहाँ पर रात और दिन का अंतर ये चलता रहता है। इस समय क्या होता है? अब चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ रही हैं, इसलिए जो दक्षिण ध्रुव है, विषुवत वृत्त के दक्षिण वाले इलाका है, दक्षिण ध्रुव जो है वहां पर सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक प्राप्त होगा, तो वहां पर सूर्य की सबसे अधिक ऊष्मा भी प्राप्त होगी, और इस अवस्था में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के टाइम होता है। ठीक है, अब कर्क जो आपकी विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त के इधर तरफ जो कर्क रेखा वाला इलाका है, 22 दिसंबर के समय वहां पर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगे, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगे, तो यहां पर ऊष्मा कम प्राप्त होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। दक्षिण अयनांत में हमने इतना समझ लिया। ठीक है, आपका क्या कहा जा रहा है, एक बार जो लिखा उसको समझ लेते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, यानी कि ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती है, और यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी का सीजन होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि पृथ्वी की गति की वजह से ही यहाँ पर सीजन में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर गर्मी होगी तो वहां पर सर्दी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर छोटी रातें और बड़े दिन हो रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा? एक मिनट, लंबे दिन और छोटी रातें हो रही है दक्षिणी भाग में, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? या वहां पर होंगे छोटे दिन और लंबी रातें। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस अवस्था को, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में 2 अवस्थाएं और हैं जिन्हें विषुव कहा जाता है। कौन सी अवस्थाएं? एक ये वाली और एक ये वाली। आपने इन चारों में एक चीज देखी होगी कि इसमें और इसमें आपको 2 कलर दिखाई दे रहे पृथ्वी के, जबकि इन दोनों में अगर आप देखो तो पृथ्वी का केवल 1 कलर दिखाई दे रहा है सही बात कि नहीं? अब यहां पर देखो तो ये जो लाइन है, जो कलर का डिफरेंस है, ये लाइन है आपकी प्रदीप्त वृत्त वाली। आधे भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, इसलिए ये आधे भाग में क्या है कि यहां पर ये रात है, ये दिन है, ये दिन और रात को विभाजित करती है। इसी प्रकार से यहां पर भी है। ठीक है, जबकि अगर आप विषुव में आकर के देखोगे, विषुव में, ठीक है, तो विषुव में दिन और रात को विभाजित करने वाली लाइन आपको नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है,
ठीक है, ये वाला आपका दिन वाला भाग है। इसके पीछे वाला जो भाग है, ठीक है, ये तो पृथ्वी तो गोल होती है, ठीक है, तो भाई इसके पीछे वाला जो भाग है वहां पर रात होती है, ठीक है, वही चीज यहां पर भी है। अब इसी चीज को आप एक्सप्लेनेशन के माध्यम से यहां पर समझो। 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर बिल्कुल सीधी पड़ती। कहां पर? विषुवत वृत्त पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, ठीक है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर के होते, इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, अब इस चीज को यहां पर समझो, यहां पर इस चीज को समझो। ये हो गई आपकी कौन सी मिडिल लाइन, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। अब क्या हुआ, विषुव के टाइम पर यानी 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दोनों टाइम पर क्या होगा, जो सूर्य की किरणें हैं वो जो आपकी विषुवत रेखा, इस रेखा पर बिल्कुल लंबवत पड़ेगी, ठीक है। और जब विषुवत रेखा पर लंबवत प्रकाश पड़ेगा तो आप देखोगे कि चूंकि विषुवत रेखा मध्य में है पृथ्वी के बिल्कुल, तो पृथ्वी के इधर दक्षिण भाग में और उत्तरी भाग में, दोनों भागों में बराबर का प्रकाश मिलेगा, ठीक है। वही स्थिति यहां पर भी होती है, ठीक है, वही स्थिति ऊपर भी होती है। आगे बढ़ते और देखते क्या कह रहा है। इससे क्या होता है, अब इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर की होती है। कब? 21 मार्च और 23 दिसंबर के टाइम पर, 23 सितंबर के टाइम पर, ठीक है। इसे विषुव कहा जाता है, इस अवस्था को विषुव कहते हैं। और 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव, जो उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, ठीक है। अगर शरद ऋतु आप देखो तो स्टार्ट होता है शरद ऋतु, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। हमारे यहाँ पर आप देखो सितंबर के टाइम पर सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है, सितंबर और अक्टूबर में आ जाती हैं, तो वही दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थित सभी विपरीत, 21 मार्च को क्या होता है, इसकी स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है। एक मिनट, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु यानी सर्दी का टाइम होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु यानी कि वसंत का टाइम होता है। 21 मार्च को अगर आप स्थिति देखोगे तो इसके बिल्कुल विपरीत होती है। इसका प्रमुख रीजन क्या है, ये आपको क्लास 9 में पढ़ने को मिलेगा। अभी आप इतना ही याद करो कि जो 23 सितंबर का टाइम होता है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, और जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। देखो इसके बारे में अगर आप डिटेल में यहां पर पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जितना बुक में भी दिया गया अगर उतना ही आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके पीछे का जो कारण होता है उसे कहते हैं जलवायु, ठीक है। जलवायु की वजह से यहां पर इफेक्ट आता है, ताप कटिबंध की वजह से यहां पर इफेक्ट आता है, ताप कटिबंध की वजह से यहां पर देखने को मिलता है, और भी कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्लास 9 में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि जो आपका विषुव है, विषुव किसे कहा जाता है, ठीक है, और 23 सितंबर और 21 मार्च को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी ऋतुएं रहती हैं, ये आपको अभी केवल याद रखना है। तो हमारे आज के इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अगर आप लोगों को चाहिए है तो जाकर के लिंक के माध्यम से उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।